अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, हाउ बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 का चैप्टर 13 एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की क्लास 12 का चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है। ये वीडियो जो कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स और बेरिलियम के डिफरेंट होने के बारे में है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम और डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम अपने बाकी फैमिली मेंबर से, जो कि इसके यहाँ पर हमने लिस्ट इसके लिए आते हैं, इनसे थोड़ा सा स्ट्रेंज या ऑड बिहेवियर शो करता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने बेरिलियम के अलावा बेरिलियम और बाकी तमाम इसके फैमिली मेंबर्स के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। हम देखते हैं कि बेरिलियम इनमें से सबसे पहला एलिमेंट है और ये थोड़े से स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है। जैसा कि अगर इसका पहला हम बिहेवियर देखें, नंबर 1 देखें, तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक हार्ड मेटल है। ठीक है, हार्ड मेटल। हम देखते हैं कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम को हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जो ये हमारे पास आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी हमारे पास सॉफ्ट होते हैं कंपैरेटिव टू। अगर हम कंपेयर करें इसको किनसे, अल्कली मेटल से, तो ये अबिट हार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट होते हैं, नेचर होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। तो हम कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर जो बेरिलियम होता है वो हमारे पास जो है वो हार्ड मेटल आ जाती है। ठीक है, और ये काफी हार्ड होती है। इसकी अगर हम मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस पे इसकी वैल्यू देखें, मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस, ये हमारे पास स्केल होता है जिसपे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की हार्डनेस देखते हैं। ठीक है, तो इस पे हमने जो हार्डेस्ट मटेरियल हम कहते हैं कि होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो हम कहते हैं कि डायमंड होता है। ठीक है, और डायमंड को हम कहते हैं कि वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है और इसकी हम वैल्यू जो मोस्ट स्केल पे देखते हैं वो आ जाती है 10। ठीक है, उसको हमने 10 कहा है। और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बाकी सब्सटेंसेस को हम क्या वैल्यू देते हैं। इसी पे अगर हम आयरन को देखें, Fe आयरन के लिए लिख रही हूँ, तो इस पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 4 है। लेकिन अगर बेरिलियम की देखें तो बेरिलियम इससे भी ज्यादा हार्ड है, यानी आयरन से भी ज्यादा हार्ड है, और इसकी वैल्यू 5.5 तक आ जाती है। ठीक है, यानी कि ये अच्छा खासा हार्ड है। इसके अलावा हम एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते हैं जो बाकियों से थोड़ी सी स्ट्रेंज होगी, और वो हो जाती है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, कि हायर होता है किसका, बेरिलियम का। ठीक है, और मैग्नीशियम वगैरह इनके जो है वो अबिट लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू बेरिलियम। ठीक है ना, तो बेरिलियम का जो है वो ज्यादा हाई होता है। और इसकी हम देखते हैं, अगर यहाँ पे रीजन देखें तो उसकी वजह ये आ जाती है कि ये हमारे पास क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट है किसका, सबसे छोटी मेटल है किसकी, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट आ जाता है अपनी फैमिली का। तो हम कहते हैं कि अगर इसकी हम यहाँ पर इसकी हम देख लेते हैं कि इसका साइज क्या होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है 105 पिकोमीटर। इसके कंपैरेटिवली अगर हम मैग्नीशियम का देखें तो वो आ जाता है 145 पिकोमीटर।
ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम भी इससे बड़ा है। और हम देखते हैं कि एक ग्रुप में हम डाउन डाउन ग्रुप जाएं तो ऊपर से नीचे जाएं तो हम देखते हैं कि साइज जो है वैसे ही इंक्रीज कर रहा होता है। तो बेरिलियम सबसे छोटा आ गया। अब छोटे से एटम होने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है तमाम इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हम कहते हैं कि स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से मेटल भी हार्ड है। और हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद जब हम देखते हैं ना कि हमारे पास एक मेटल के टुकड़े के अंदर जो है वो एटम्स जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, क्योंकि सॉलिड है ना, तो हार्ड है। हार्ड होने का मतलब है कंपैक्ट है, ठीक है। चीज कंपैक्ट आ जाएगी तो उसका मतलब है कि उसके अंदर जो है उसके एटम्स जो है उनके वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है। जब एटम्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो हम देखते हैं कि उनके दरमियान जो है वो मेल्टिंग और उनको तोड़ना जो है उनको दूर करना, एक दूसरे से इनकी बॉन्डिंग को लूज करना मुश्किल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होते हैं, हमारे पास हायर होता है, ठीक है। और छोटे एटम होने की वजह से ही हम देखते हैं कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिस्कस करते चलें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो इसकी आ जाती है, यानी बेरिलियम की 1.57, जो कि पॉलिंग स्केल पे हम देखते हैं, ठीक है। और अगर हम मैग्नीशियम की अगर देखें तो वो हमारे पास 1.31 आ जाती है, ठीक है। तो देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी और डाउन द सीरीज जाते हुए वो भी हमारे पास क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि ये चीज जो है वो हमारे पास डाउन द सीरीज जाते हुए डिक्रीज कर रही है, डीईसी लिखेंगे डिक्रीज के लिए। और हमने देखा था कि जो हमारे पास साइज था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। फिर हम वापस आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, ठीक है। यूजुअली हम यहाँ बात जो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात करते हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की बात करते हैं। तो ये देखिए ये डाउन सीरीज डिक्रीज कर रही है। तो हम देख रहे हैं बेरिलियम जो है वो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और हम देखते हैं कि यही वजह है कि हम आगे अगर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम देखें इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर इसका रिएक्शन देखें किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। वाटर के साथ अगर रिएक्शन देखें बेरिलियम का तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेरिलियम अगर ये देखें मेरे पास अगर बेरिलियम मौजूद है ना, इस तरह से ये मौजूद है, तो होता क्या है कि अगर इसके अराउंड वाटर मौजूद है ना, यहाँ पे फर्ज करें बीकर में मेरे पास H2O यानी कि वाटर मौजूद है, तो वाटर जैसे जैसे इसकी सरफेस पे लगेगा तो उसकी सरफेस थोड़ी सी ऑक्सीडाइज तो होगी, ठीक है। तो इसकी सरफेस जो है मुश्किल से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीडाइज होगी, लेकिन वो ऊपर जो है वो एक कोटिंग बना लेगी, ठीक है। जहां जहां से इंटरेक्शन होगा वहां से कोटिंग बन जाएगी। और ये कोटिंग किस चीज की होगी, ये बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग होगी। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। तो जब ये सॉल्युबल ही नहीं है वाटर में तो बाकी के अंदर की जो बेरिलियम है वो सेव हो गई, प्रोटेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है और फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अगर हम वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में भी यूज कर लें, H2O को हम स्टीम की फॉर्म में भी यूज कर लें, वाटर हो या स्टीम हो, तब भी जो है वो हम देखते हैं बेरिलियम जो है वो ऑक्सीडेशन इसकी मुश्किल है, ठीक है, नहीं होती। जबकि हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये स्टीम से आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, कैल्शियम की बात करें तो ये वाटर से ही रिएक्ट कर जाती है आराम से, ठीक है। तो बेरिलियम के लिए जो है वो मुश्किल होता है कि वो वाटर से रिएक्ट करे। और इसकी ऑक्सीडेशन हमने कहा मुश्किल होती है, तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो इवन जो हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो एसिड्स होते हैं हमारे पास उनसे भी इसकी ऑक्सीडेशन जो होती है वो मुश्किल होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी एज कम्पेयर टू अदर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो क्या होती है, हम देखते हैं ऑक्सीडेशन इसकी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक और इसका बिहेवियर जो ऑड बिहेवियर है या स्ट्रेंज बिहेवियर है वो ये आ जाता है कि ये हम देखते हैं कि अल्कलीज से रिएक्ट करती है, ठीक है। अल्कलीज से इसका रिएक्शन पॉसिबल होता है, किसका, बेरिलियम का। जिस तरह से अगर यहाँ एग्जाम्पल देख लें हम कि बेरिलियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम बेरिलेट बनाता है, ठीक है। इसकी यहाँ पर हम जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे Na2BeO2, ठीक है, सोडियम बेरिलेट बनाता है और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, और अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अल्कली मेटल्स हमें पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इससे ही हमारे सामने ये एक प्रॉपर्टी इनकी आ जाती है कि इनको तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है अल्कली मेटल्स को
तो ये काफी रिएक्टिव होंगे। किस वजह से कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, तो ये फौरन से अपना ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, क्योंकि स्टेबल तो हर एलिमेंट को होना होता है। वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे या फिर कभी शेयर करे किसी दूसरे एटम के साथ। तो ये अल्कली मेटल्स में की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देते हैं और कंबाइन कर जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे एटम से कंबाइन कर जाते हैं, दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर जाते हैं, या अपने ही डिफरेंट एटम से कंबाइन करके ये बना लेते हैं कंपाउंड्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली मेटल्स हमारे पास बहुत रिएक्टिव हो गए, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इनको लूज करना होता है। इसके बरक्स हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको हर हाल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे। तो इसी से साबित हुआ कि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि इनको टाइम लगेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बॉन्ड बनाने का, रिएक्शन शो करने का, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव तो होते हैं क्योंकि जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको लूज करने हैं, लेकिन उतने रिएक्टिव नहीं होते जितने अल्कली मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी की वजह से ये भी कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटल या एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करना, और जब ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसका मतलब हुआ कि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इनका, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए मैं इलेक्ट्रो और पॉजिटिव इस तरह से लिख रही हूँ। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि लेस एनर्जी इनको देंगे तो ये आयनाइज हो जाएंगे, लेस एनर्जी देने पे भी आयनाइज हो जाएंगे, यानी कि लेस आयनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं लिख देती हूँ लेस आयनाइजेशन एनर्जी, आई आयनाइजेशन ई एनर्जी, लेस आयनाइजेशन एनर्जी पे भी ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए लेस आयनाइजेशन एनर्जी मिलने पे भी। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, तो ये उतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हुए, और हम क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। और इनको एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये आयनाइज होंगे, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं मोर आयनाइजेशन एनर्जी इनको देनी पड़ती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। फिर हमने दोनों मेटल्स को देखा कि वो रिएक्टिव हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि ये एयर के साथ, वाटर के साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस शो करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। तो हम ये देखते हैं पहले कि वाटर के साथ इनका क्या रिएक्शन होगा। हम अल्कली मेटल्स में से पीरियड नंबर 3 में से सोडियम अल्कली मेटल ले लेते हैं और यहाँ पे मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लेते हैं। सोडियम की हम बात करते हैं पहले कि सोडियम हमारे पास जब वाटर से रिएक्ट करेगा, हमने सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको वाटर में डाला, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ एक धमाका। किस वजह से? क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा, हमने कहा सोडियम या अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे पास ये पिक्चर नजर आ रही है कि ये हमारे पास स्प्लैशिंग हुई है, पानी उछल के बीकर में से बाहर आ गया है, यानी कि, और इसके अंदर फायर भी प्रोड्यूस हुई है, आग लग गई है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये होती है हमारे पास एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर होते हैं सोडियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस। अब जिस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आइंस होते हैं वो एक बेसिक सोल्यूशन होता है, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस या अल्कलीज कहलाते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास अल्कली है, और जो अल्कली, इसीलिए इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। जबकि रिएक्शन इतना फास्ट, इतना तेज होता है ये रिएक्शन कि हमारे पास बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास बन रही है प्रोडक्ट्स में, ये वो हीट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारे पास एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है, धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ हम मैग्नीशियम का देखें तो हमने कहा था कि ये फेयरली रिएक्टिव होते हैं, फेयरली रिएक्टिव होते तो हैं, लेकिन उतने रिएक्टिव, नॉट सो रिएक्टिव जितने अल्कली मेटल्स होते हैं, उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नीशियम जब वाटर में डालें तो पहले हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है,
और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और फिर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो दूसरे स्टेप में वाटर के साथ, क्योंकि वो वाटर में ही अभी प्रेजेंट है ना, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है, मतलब यानी कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है और इसको हीट भी करना पड़ता है कि ये रिएक्शन हो, यानी हीट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट तो करता है लेकिन नॉट सो रिएक्टिव, इस वजह से वो टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है और हीट करना पड़ता है। फिर एक हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारे पास आ गया रिएक्शन विद एयर। हवा के साथ भी तो ये रिएक्ट करते होंगे ना, क्योंकि हवा में भी तो केमिकल्स होते हैं, या जो हमारे पास गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस से ही हवा बनी होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस से बनी होती है और हमारे पास नाइट्रोजन गैस से बनी होती है। ऑक्सीजन की क्या कंपोजिशन होती है, ऑक्सीजन हमारे पास 20% होती है एयर में, और नाइट्रोजन हमारे पास होती है 79%। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हम सोडियम को हवा में रहने दें तो सोडियम का क्या हाल होता है। तो देखा हमने देखा कि सोडियम को अगर हवा में छोड़ें तो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और सोडियम ऑक्साइड जो होता है, पहले चलो इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं साथ। और ये जो सोडियम ऑक्साइड बना ये हमारे पास आ गया बेसिक ऑक्साइड। अब हमें किस तरह पता चला कि ये बेसिक ऑक्साइड है, कि जब हमने सोडियम ऑक्साइड को डाला पानी में तो इसने दिया हमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसकी हमने ऊपर बात की कि वो अल्कली है, ठीक है। यानी कि ये डेंजरस हुआ, ये सोडियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक डेंजरस चीज हुई, ठीक है। तो सोडियम को हम ऐसे यूज नहीं करते, हमारे पास अल्कली मेटल्स होती हैं हम उनको ऐसी चीज में रखते हैं जिस तरह मिट्टी का तेल होता है या केरोसिन ऑयल जो कहते हैं, हम उसमें रखते हैं ताकि वो ज्यादा रिएक्ट ना कर जाए, हवा के साथ रिएक्ट ना कर जाए। इसके बरक्स हम जब मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको हमने बैलेंस कर लिया, ये हमारे पास आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी बेसिक होता है लेकिन उतना ज्यादा बेसिक और डेंजरस नहीं होता जितना हमारे पास सोडियम आ जाता है, क्योंकि इसको हीट करना पड़ता है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। फिर हम नाइट्रोजन से देख लेते हैं, और नाइट्रोजन से देखने से पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि साइज के एतबार से अगर हम देखें तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारे पास साइज डिक्रीज कर रहे हैं। और हम अगर ग्रुप 2 पीरियड 2 में देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन है और कार्बन है, ये दो बहुत स्मॉल एटम्स हैं और इनको पसंद नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करें या किसी से लें या किसी को दें। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है वो शेयरिंग पे बिलीव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बॉन्डिंग जो कहते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग पे बिलीव करते हैं, जबकि हमारे पास अगर हम सोडियम की बात करें, अल्कली मेटल्स की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि सोडियम जो है वो कहता है कि मुझसे इलेक्ट्रॉन्स लो, जबकि नाइट्रोजन कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो इनके दरमियान रिएक्शन नहीं होता। जबकि मैग्नीशियम का साइज एज कम्पेयर टू सोडियम स्मॉल होता है और वो थोड़ी बहुत शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम जब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड आ जाता है। ये आ गया हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड। फिर देखते हैं हाइड्रोजन से भी ये रिएक्ट करते हैं। किस तरह से कि सोडियम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्राइड, और ये एक आयनिक कंपाउंड है। किस तरह से कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसीलिए हमें 200 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर देंगे तो ये रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड बना किस तरह से कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है उसको हाइड्रोजन को, इसकी वजह से हमारे पास आया हाइड्राइड। तो हमारे पास जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन से तो वो बनते हैं हाइड्राइड्स, हमारे पास बनते हैं जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया मैग्नीशियम की जगह अब हम लेते हैं कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम ने जब किया इसके साथ रिएक्ट तो इसके लिए तो और भी ज्यादा टेम्परेचर 300 to 400 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर दिया, तो हमारे पास बना कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्राइड बना, ठीक है। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं, हम देखते हैं रिएक्शन कार्बन के साथ। तो रिएक्शन जब कार्बन के साथ होते हैं मेटल्स के तो वो बनाते हैं कार्बाइड्स। लेकिन जिस तरह हमने बात की थी कि कार्बन और नाइट्रोजन शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, तो सोडियम के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। जबकि अगर हम बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये बना लेता है कैल्शियम कार्बाइड। हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड आ गया और ये हमारे पास रिएक्शन हुआ कुछ इस तरह से, ये बैलेंस हो गया।
फिर हमारे पास हेलोजेंस से रिएक्शंस आए, तो हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनको जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो वो आराम से रिएक्शन शो करते हैं। और हमारे सामने बहुत कॉमन सा रिएक्शन जो सोडियम का क्लोरीन, सोडियम मेटल क्लोरीन गैस से होता है, और हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड, जो टेबल सॉल्ट होता है हमारे पास, जो घर में नमक यूज करते हैं, उसका हमारे पास फॉर्मूला वो हमारे पास बन जाता है, जो एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड बना रहा है। उसके बरक्स हम इधर अगर कैल्शियम का देखें क्लोरीन के साथ, तो उसमें भी यही होता है कि कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास बन जाता है, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है,